हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। TY BCom का हम कर रहे हैं एक्सपोर्ट मार्केटिंग सब्जेक्ट। सेमेस्टर 5 हमने शुरू किया है, जिसका हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी उसमें आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 और हमने लास्ट लेक्चर में शुरुआत किया था इम्पोर्टेंस पढ़ना कि भाई एक्सपोर्ट्स का इम्पोर्टेंस क्या है फॉर नेशन। हमने पढ़ लिया ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में। अभी इस सेशन में हमें करना है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स फॉर अ फर्म कि कंट्री के लिए तो बहुत फ़ायदा करता है एक्सपोर्ट्स। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज लाता है, कंट्री की रेपुटेशन बढ़ती है वगैरह वगैरह, जो हमने देखा लास्ट लेक्चर में। लेकिन जो फर्म है यानी के बिजनेस भी हो सकता है, फर्म यानी के बिजनेसेस, अभी वो इंडिविजुअल हो सकते हैं, पार्टनरशिप हो सकती है, कंपनी हो सकती है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। सो उनके लिए क्या फ़ायदा करता है एक्सपोर्ट्स, वो हमें देखना है। ठीक है, चलिए तो अभी शुरुआत करते हैं। नाउ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स फॉर अ फर्म इज़ एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। अभी यहाँ पे सबसे पहला हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस जो है रेपुटेशन। ठीक है, अभी कोई बिजनेस है, मान लो ज्वेलरी का है, ठीक है, अभी वो हम कहें कि वो लोकल लेवल पे या अपनी कंट्री में ही सेल कर रहा है और सेम वैसा ही बिज़नेस कोई और चल रहा है और वो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ऑफ कोर्स लोगों के माइंड में किसकी इमेज ज़्यादा हो जाएगी कि भाई जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसकी इमेज लोगों के माइंड में बहुत अच्छी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, सो एक्सपोर्ट क्या करता है, फर्म के लिए रेपुटेशन लाने में हेल्प करता है। ठीक है, और जनरली क्या होता है कि जो एक्सपोर्ट बिजनेसेस होते हैं वो मोस्टली ट्राई करते हैं कि वो हायर क्वालिटी का प्रोडक्ट ही सेल करे ताकि मार्केट में वो अच्छा नाम कमा सके, अच्छा प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, तो क्या हमने देखा कि भाई फर्म के लिए बहुत अच्छी रेपुटेशन लाता है एक्सपोर्ट बिजनेस। जैसे हम कहें काफ़ी सारी हमने ब्रांड सुनी हुई है, जैसे एप्पल है या हम कहें सोनी है, नोकिया है, माइक्रोसॉफ्ट है, काफ़ी सारी ऐसी ब्रांड है, कंपनीज़ है जिनका बहुत नाम है ओवरसीज़ मार्केट में। ठीक है, नाम सुनते ही हमें पता चल जाता है कि भाई इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। सो इसका मतलब क्या है कि वो कंपनीज़ की बहुत अच्छी रेपुटेशन हो गई है। जैसे हमने अभी हम ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, मान लो हम ऐसा सुनते हैं कि ये तो जापान का मैन्युफैक्चरिंग है, तो हमें ऐसे लगता है कि चलो बहुत अच्छी क्वालिटी होगी, सोचना ही नहीं है। सो इसका मतलब क्या कि भाई उनकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो नाउ export brings reputation to the export firm in the international market as well as in the domestic market। देखिए वो लोग क्या बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में तो रेपुटेशन बढ़नी है, साथ ही डोमेस्टिक मार्केट में भी रेपुटेशन अच्छी हो जाती है। जैसे टेलीविज़न बनाने की कोई कंपनी है, अभी वो अपनी कंट्री में ही सिर्फ सेलिंग कर रही है और वही कंपनी अगर एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दे तो क्या होगा, लोगों के माइंड में उसकी रेपुटेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी कि चलो भाई ये तो कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है प्रोडक्ट, सो इस कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हो गए, लोग वहाँ से ज़्यादा खरीदना चाहेंगे। सो जनरली इट इज़ अज्यूम्ड दैट एक्सपोर्ट फर्म प्रोड्यूस्ड quality product and therefore they get reputation. Now some of the world famous firms include, अभी यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि कौन कौन सी रेप्यूटेड कंपनीज़ है, जैसे TCS इंडिया फॉर सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट फॉर सॉफ्टवेयर, नाइके फॉर स्पोर्ट्सवेयर, सोनी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी और भी कंपनीज़ है। ठीक है, सो सबसे पहला पॉइंट हमने देखा इम्पॉर्टेंस का, फर्म के लिए क्या इम्पॉर्टेंस है, रेपुटेशन। नाउ सेकेंड पॉइंट इज ऑप्टिमम प्रोडक्शन। ऑप्टिमम प्रोडक्शन यानी कि गुड्स बनाना, गुड्स प्रोड्यूस करना, या हम कह सकते हैं सर्विस देना, दोनों ही चीज़ें आती है एक्सपोर्ट के अंदर। ना ऑप्टिमम प्रोडक्शन, ऑप्टिमम यानी हमारी जितनी कैपेसिटी है, हमारी बिजनेस की जितनी कैपेसिटी है हमारे प्लांट की, उसको पूरा यूज़ कर लेना, ऑप्टिमम प्रोडक्शन। ठीक है, कोई भी बिजनेस है, अभी हम जैसे एग्जांपल लेते हैं हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स का,
हमारी कंट्री की बात करते हैं, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, मरीन प्रोडक्ट्स है, ठीक है। ये सारे जो प्रोडक्ट बनते हैं, अभी क्या होगा, सबसे पहले तो हमारी कंट्री की डिमांड को देखा जाएगा, कंट्री की डिमांड को फुलफ़िल किया जाएगा। अभी वो पूरी हो गई, उसके बाद भी एक्सेस प्रोडक्शन हो सकता है, पॉसिबल है, बिजनेसेस अगर ट्राई करें तो क्या किया जाता है, वो प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है, बिजनेसेस ऐसा नहीं सोचेंगे कि चलो हमारी लोकल डिमांड जितनी है उतना ही बना के बैठ जाओ, जबकि उनके पास और भी रिसोर्सेस है जिससे वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। और तो वो क्या करते हैं कि प्रोडक्शन करते जाएंगे एंड लोकल डिमांड सेटिस्फाई करने के बाद वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने उनकी कैपेसिटी को पूरा यूज़ कर लिया, ठीक है, ऑप्टिमम production. Now, export enables a firm to utilize optimum production capacity, ठीक है। बिजनेसेस क्या करेंगे, उनकी कैपेसिटी को पूरा अच्छे से यूज़ कर लेंगे। Now, some firms operate in domestic as well as international market. After meeting the domestic demand, the excess production capacity can be utilized for exports. Therefore, a firm can make optimum use of its resources, ठीक है। जैसे हम ऐसा कहे कि कोई विलेज एरिया में होम डेकोरेशन के कोई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, सो लोकल डिमांड सेटिस्फाई होने के बाद भी वो लोग और प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो वो लोग करेंगे एंड एक्सपोर्ट करेंगे। उससे क्या होगा, वो लोगों की कैपेसिटी भी फुल्ली यूटिलाइज हो जाएगी और एक्सपोर्ट भी हो रहा है, सो और भी इनकम बढ़ेगी, कंट्री का नाम होगा, फर्म का नाम होगा, ठीक है। सो ये रहा हमारा सेकेंड पॉइंट, ऑप्टिमम प्रोडक्शन। नाउ थर्ड इम्पॉर्टेंस इज स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क। स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क, जब भी कोई बिजनेस चलता है तो हमने पढ़ा हुआ है कि बिजनेस एंड रिस्क दोनों एक साथ चलते हैं, ठीक है। बिजनेस में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकता है। सो अगर कोई फर्म है, कोई बिजनेस है जो एक्सपोर्ट कर रहा है एंड डोमेस्टिक लेवल पे भी ऑपरेट हो रहा है, सो क्या हो रहा है कि वो उसका रिस्क स्प्रेड कर रहा है। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि चलो हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं डिश वॉशर का। कोई कंपनी है जो डिश वॉशर बना रही है, सो अभी हमें पता है हमारी कंट्री में वो प्रोडक्ट का यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। सो हो सकता है कि उस कंपनी को हमारी कंट्री में लॉस हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कितना भी एडवर्टीज़मेंट कर लो, इतने ज़्यादा लोग नहीं यूज़ करेंगे अभी फ़िलहाल के सिचुएशन में डिश वॉशर। फ्यूचर की बात अलग है। सो वो कंपनी क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी प्रोडक्ट को। अभी एक्सपोर्ट करेगी यानी दूसरी कंट्रीज़ में तो यूज़ करेंगे लोग उससे ज़्यादा, सो वहाँ पे वो प्रोडक्ट बेच के कंपनी प्रॉफिट कमा सकती है। सो यहाँ पे लॉस हुआ लेकिन वहाँ पे तो प्रॉफिट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली कंपनी प्रॉफिट कर सकती है। सो इसका मतलब क्या हो गया, स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क। नाउ एट टाइम्स अ फर्म मे सफ़र अ लॉस इन द डोमेस्टिक मार्केट। The loss may be due to recession or some other problems. डोमेस्टिक मार्केट में लॉस होने का रीज़न कोई भी हो सकता है। सो हावेवर इट कैन कवर अप दैट लॉस फ्रॉम द प्रॉफिट्स दैट इट कैन मेक फ्रॉम द एक्सपोर्ट मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट में जो लॉस हो रहा है वो कंपनी एक्सपोर्ट करके वहाँ से प्रॉफिट अर्न करके कवर कर सकती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड इम्पॉर्टेंस, स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, अभी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आने वाला है जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, ठीक है। अभी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम यानी कि क्या, हमारी गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि हमारे जो बिजनेसेस है कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करे, ठीक है, ऐसा चाहेगी। सो गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ हेल्प करेगी बिजनेसमैन को, बिजनेसेस को। सो एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ये कर रही है। सो इस स्कीम के अंडर क्या किया जाएगा
कि भाई जैसे हम एग्जांपल लेते हैं टाटा मोटर्स का, ठीक है, कि भाई वो कार बनाने की कंपनी है। सो उस कार को बनाने के लिए कुछ मशीनरी चाहिए होगा। सो वो मशीनरी कंपनी इंपोर्ट करेगी किसी और कंट्री से। सो वो जो इंपोर्ट किया जाएगा उस पे जो ड्यूटी पे करनी पड़ेगी कंपनी को, वो बहुत कम रेट पे करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि उससे जो प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं वो कंपनी एक्सपोर्ट करने वाली है। सो अभी ये पॉइंट आ जाता है एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। हम पढ़ते हैं, एक्सपोर्ट्स इनेबल अ फर्म टू फुलफिल इट्स एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। नाउ फॉर इंस्टेंस, अ फर्म दैट इंपोर्ट्स capital goods at concessional low import duty has to fulfill compulsory export obligation under export promotion capital goods scheme। ठीक है, यहाँ पे ये जो इंपोर्ट किया जाएगा जिसके ऊपर लो या कंसेशनल इंपोर्ट ड्यूटी भरनी है, सो वो सिर्फ कैपिटल गुड्स रहेगा, बाकी गुड्स नहीं, ठीक है। और अगर लो ड्यूटी भरी है, कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किया है, सो सामने उस कंपनी को एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन उसके पूरे करने ही हो गए, ठीक है, इस स्कीम के अंडर। नाउ देयरफॉर एक्सपोर्ट अर्निंग्स इनेबल अ फर्म टू फुलफिल इट्स एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस। ठीक है, ये हो गया हमारा 4th पॉइंट, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नाउ कोई भी बिजनेस हो उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना ज़रूरी है, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से नया प्रोडक्ट भी जनरेट हो सकता है, या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ सकती है, या कॉस्ट भी रिड्यूस हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है। लेकिन अभी ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है, सो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है फर्म्स को। सो क्या होगा कि वो कॉस्ट उन्हें जब भी सेल होता है या एक्सपोर्ट होता है वहाँ से कवर कर लेनी पड़ेगी, ठीक है। वो कॉस्ट जो है उसके पैसे वापस अर्न तो करने पड़ेंगे। सो export firms need to maintain and improve quality standards in the overseas market. Now therefore firms undertake market research, research and development, technological upgradation and other activities to improve quality standards. Overseas market में, नॉर्मल मार्केट में भी ज़रूरी है, लेकिन ओवरसीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ हम टिकने के लिए कंटिन्यूस प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट लाते रहे। सो वो प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कंपनी क्या करेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करेगी, वगैरह वगैरह कंपनीज करती है। Now the improvement in product standards benefit the exporting firm as well as the customers। ठीक है, अभी जो हमने टाटा मोटर्स का ही एग्जाम्पल लिया था, सो अभी क्या होगा, वो जो कार्स एक्सपोर्ट कर रही है कंपनी, सो क्या होता है, कंटिन्यूस उसमें इम्प्रूवमेंट आता है प्रोडक्ट में। ऐसा तो नहीं है कि प्रोडक्ट सेम था, वैसे पहले था वैसे का वैसा ही बिक रहा है, नहीं होगा ऐसा। कुछ ना कुछ नए फीचर्स हमेशा ऐड होते ही रहेंगे। सो उसे हम क्या कहेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, सो ये बहुत ज़रूरी है करना, और ये हो गया हमारा 5th इम्पॉर्टेंस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, नाउ व्हाट इज़ एफिशिएंसी? एफिशिएंसी यानी कि हम हमारे पास जितने रिसोर्सेज है वही रिसोर्सेज का लेवल सेम रहेगा, उसी लेवल पे हम ज़्यादा आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, सो उसे हम ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी कहेंगे। सो अभी यहाँ पे देखते हैं हम, एक्सपोर्ट मार्केटिंग इनेबल्स टू इम्प्रूव its organizational efficiency. For instance, exporting firm have to place emphasis on training and development of employees. क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या कर रहे हैं फर्म्स, बिजनेसेस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देंगे उनके एम्प्लॉयज़ को, स्टाफ को, ताकि वो और भी अच्छे से परफॉर्म करे। ठीक है, नए एम्प्लॉयज़ अपॉइंट नहीं हुए, वही एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दिया जा रहा है। सो उससे क्या हो रहा है, एफिशिएंसी बढ़ रही है बिजनेसेस की। ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा
और या प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट आएगा। नाउ ट्रेनिंग हेल्प्स टू इम्प्रूव नॉलेज, एटीट्यूड्स, स्किल्स एंड सोशल बिहेवियर। Therefore, overall efficiency of the organization improves with the help of training and development and other activities. ठीक है, सो जो फर्म एक्सपोर्ट्स कर रही है वो क्या करेगी, वो हमेशा ही ट्राई करेगी कि उनकी ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी हमेशा बढ़ती रहे, और वो बढ़ने के लिए वो क्या करेगी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करती रहेगी उनके एम्प्लॉयज़ का। फाइन, चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम इम्पोर्टेंस का, दैट इज लिबरल इंसेंटिव्स। लिबरल इंसेंटिव्स, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बात आ रही है गवर्नमेंट की कि भाई गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि हमारी कंट्री में बिजनेसेस बढ़े। ठीक है, एक्सपोर्ट हो रहा है कंट्री से, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। सो वो बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट थोड़ा हेल्प करेगी एक्सपोर्टर्स को। ठीक है, कुछ इंसेंटिव्स देगी उनको। इंसेंटिव्स कैसे देगी, इन अलग अलग तरीक़ों से इंसेंटिव्स देगी। ठीक है, कि अभी जो बिजनेसेस चल रहे हैं, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट बनाएंगे या तो उस पर जो टैक्सेस लगने वाले हैं वहाँ पे एग्जाम्पशन देगी, या वो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किया गया है सो उसकी ड्यूटी पे कंसेशनल रेट होगा या एग्जाम्पशन होगा। सो इसका मतलब क्या, गवर्नमेंट थोड़ी लिबरल हो रही है, लिबरल इंसेंटिव्स। ठीक है, नाउ एक्सपोर्टर्स गेट लिबरल इंसेंटिव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। The incentives include ड्यूटी ड्रॉबैक। ठीक है, ड्यूटी ड्रॉबैक यानी कि जो टैक्सेस भरे थे एक्सपोर्टर ने, ठीक है, सो वो उनको वापस मिल जाएंगे, रिफंड मिल जाएंगे ना। ऑक्ट्रॉय एग्जाम्पशन, ऑक्ट्रॉय एरिया के बेसिस पे लगता था। ठीक है, एक एरिया कोई पर्टिकुलर एरिया में गुड्स एंटर हो रहा है तभी, सो वो ऑक्ट्रॉय में एग्जाम्पशन मिला। वैट एग्जाम्पशन मिला, एक्साइज ड्यूटी एग्जाम्पशन, रिफंड एक्सेट्रा। एक्साइज ड्यूटी जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता था तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, सो उस पर एग्जाम्पशन मिला या फिर रिफंड। सो क्या हुआ, गवर्नमेंट हेल्प कर रही है एक्सपोर्टर्स को। हेल्प यानी कि इन सारे तरीक़ों के ज़रिए वो मोटिवेट कर रही है बिजनेसेस को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। ठीक है, ये हो गया हमारा 7th इम्पोर्टेंस। नाउ नेक्स्ट वन इज लिबरल इंपोर्ट्स। लिबरल इंपोर्ट्स, अभी यहाँ पे फिर से वही पॉइंट आने वाला है जो हमने आगे पढ़ा था, EPCG स्कीम। नाउ एक्सपोर्टर्स आर अलाउड लिबरल इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। फॉर इंस्टेंस, अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, exporters of certain products such as chemical, engineering goods and electronic goods are allowed import of capital goods at zero or low import duty subject to export obligation। क्या हो रहा है, हमने टाटा मोटर्स का एग्जाम्पल देखा था कि भाई वो कार बनाने का बिजनेस कर रही है, सो उस कार बनाने के लिए कुछ मशीनरी मान लो इंपोर्ट किया है उस बिज़नेस ने। सो उस मशीनरी यानी कि उस कैपिटल गुड्स पे जो ड्यूटी पे किया होगा, इंपोर्ट ड्यूटी, वो या तो उसका ज़ीरो रेट हो जाएगा या कंसेशनल रेट पे वो ड्यूटी भरनी पड़ेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो जो एक्सपोर्टर है वो उसका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा करने वाला है। सो क्या हो रहा है, एक्सपोर्टर्स को यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। वो जो भी कैपिटल गुड्स वगैरह इंपोर्ट कर रहे हैं वो उस पर रिस्ट्रिक्शन कम हो गए, वो थोड़ा लिबरल हो गया। नाउ EPCG स्कीम इनेबल्स इंडियन एक्सपोर्टर्स टू इम्पोर्ट टेक्नोलॉजी एट लो और ज़ीरो ड्यूटी विच इन टर्न वुड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गुड्स। ऑफकोर्स अभी ये जो ड्यूटी लगने वाली है, इम्पोर्ट ड्यूटी, वो अगर कम पे करनी पड़ेगी, सो एक्सपोर्टर्स थोड़ा मोटिवेट हो जाएंगे कि चलो कम ड्यूटी भरनी पड़ेगी तो हम जो
कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं या जो मशीनरी वगैरह इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो हम अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें, ठीक है। सो अगर वो अच्छी क्वालिटी का होगा सो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट भी अच्छा बनेगा, ठीक है। अच्छा प्रोडक्ट कस्टमर्स को मिलेगा और मार्केट में रेपुटेशन किसकी बढ़ेगी, फर्म की बढ़ेगी और अल्टीमेटली कंट्री की बढ़ेगी। सो ये हमारा 8th इम्पॉर्टेंस हो गया, लिबरल इंपोर्ट्स। नाउ नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये पॉइंट भी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है पहले। व्हाट इज़ इकोनॉमीज ऑफ स्केल? एक तो हमने पढ़ा था कि एक्सपोर्ट्स हमेशा लार्ज स्केल में होगा, ठीक है। 10-15 प्रोडक्ट या 50-100 प्रोडक्ट के लिए बिजनेस काम नहीं करेगा। सो लार्ज स्केल में प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होने वाला है। अभी लार्ज स्केल में एक्सपोर्ट होने के लिए लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होने वाला है। सो क्या होगा कि लार्ज स्केल में प्रोडक्शन हो रहा है, सो काफ़ी सारी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी बिजनेस इसको प्रोडक्शन के लिए। सो पर प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी बिज़नेस के लिए। अगर बिज़नेस के लिए पर प्रोडक्ट कॉस्ट कम हो जाती है तो उसका फ़ायदा बिज़नेस पास ऑन करेगा कस्टमर्स को। कैसे? कस्टमर्स के पास से वो कम प्राइस चार्ज करेगा। सो अभी यहाँ पे इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की बात आ गई। कैसे? कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है क्योंकि ज़्यादा एक्सपोर्ट करना है, तो वहाँ पे क्या हो गया, कॉस्ट बेनिफिट मिल गया, यानी कि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का बेनिफिट मिल गया। सो नाउ exporters can get economies of large scale production and distribution. Exports generate higher demand, therefore exporters get economies of scale. Now economies of large scale production such as discount on bulk purchase of materials, economies of large scale distribution such as freight concession on shipment, ठीक है। ये सारे ही फ़ायदे मिलते हैं एक्सपोर्टर को अगर बहुत लार्ज स्केल में गुड्स एक्सपोर्ट होता है तभी, ठीक है। और इसका फ़ायदा फिर कस्टमर को पास ऑन किया जाता है। सो ये हो गया इकोनॉमीज ऑफ स्केल इम्पॉर्टेंस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कीपिंग अलाइव ओल्ड प्रोडक्ट्स। कीपिंग अलाइव ओल्ड प्रोडक्ट्स यानी कि क्या, जैसे हम हमारी कंट्री की बात करें सो हम हैंडीक्राफ्ट वगैरह प्रोडक्ट का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। कि ये कैसे प्रोडक्ट है कि हम कहें कि बहुत पहले से चलते आ रहे हैं हमारी कंट्री में, ठीक है। और इनकी डिमांड क्या हो जाएगी, थोड़ा लिमिटेड हो जाएगी कंट्री में, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं होने वाली है। लेकिन अभी कंट्री की जो लोकल डिमांड है वो सेटिस्फाई अगर हम कर ले, उसके ऊपर भी एक्सेस प्रोडक्शन पॉसिबल तो है ही। सो वो एक्सेस प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट किया जाएगा। सो अभी क्या हो रहा है, वो प्रोडक्ट हमारा मार्केट में डाउन नहीं हो जाएगा, ठीक है। भले ही लोकल मार्केट में वो नहीं बिक रहा है लेकिन हम उसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सो वो प्रोडक्ट तो चलते ही रहेगा। सो कीपिंग अलाइव ओल्ड प्रोडक्ट्स। नाउ अ प्रोडक्ट और ब्रांड मे हैव रीच्ड द स्टेज ऑफ डिक्लाइन इन द होम मार्केट, ठीक है। कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिनकी लोकल मार्केट में लिमिटेड डिमांड है, ठीक है, ज़्यादा नहीं आ रही है या डिमांड उसकी डिक्लाइन हो रही है। सो बट द सेम प्रोडक्ट मे हैव गुड डिमांड इन द फॉरेन मार्केट। इन दैट केस द एक्सपोर्टर्स वुड बेनिफिट फ्रॉम एक्सपोर्ट्स ऑफ सच प्रोडक्ट। अभी ऐसे प्रोडक्ट्स को क्या किया जाएगा, अगर उनकी दूसरी कंट्रीज़ में डिमांड आ रही है सो वहाँ पे उनको बेचा जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज हायर प्राइजेस। हायर प्राइजेस अभी कोई प्रोडक्ट है, एक्सपोर्टर डोमेस्टिक मार्केट में भी बेच रहा है एंड फॉरेन मार्केट में भी बेच रहा है। सो क्या दोनों ही जगह सेम प्राइस चार्ज होगी? बिल्कुल भी नहीं। एक्सपोर्ट मार्केट में, ठीक है, दूसरी कंट्रीज़ में ज़्यादा प्राइस हम चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, हायर प्राइजेस चार्ज कर सकते हैं। सो क्या होने वाला है, एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट ही होगा।
अभी हम कहें कि जैसे ज्वेलरी का बिजनेस है किसी का, सो अभी डोमेस्टिक लेवल पे जो प्राइजेस चार्ज किए जा रहे हैं, सो ज़रूरी नहीं है वो उतने ही प्राइस हम ओवरसीज मार्केट में भी चार्ज करें, नहीं, वहाँ पे हम ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। सो एक्सपोर्ट्स कैन फेच बेटर प्राइजेस एज कंपेयर्ड टू डोमेस्टिक मार्केट। नाउ फॉर इंस्टेंस, prices of oil and petroleum products in the home markets of Gulf countries are comparatively less than what they earn from the foreign markets. यहाँ पे गल्फ कंट्रीज़ का एग्जांपल दिया है, सो वहाँ पे ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस हैं उनके वहाँ पे और वो ओवरसीज़ मार्केट में जो चार्ज करेंगे, सो डिफरेंस है, ओवरसीज़ मार्केट में ऑफ कोर्स हायर प्राइसेस होंगे। नाउ ये रहा पॉइंट हायर प्राइजेस का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट फॉर अ फर्म देख लिया है, ठीक है। अभी कोई भी बिजनेस चल रहा है तो सबसे पहले भाई उसके हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो सब बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदा होता है, ठीक है, उसके बाद कंट्री को फ़ायदा होता है। यहाँ पे ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया स्टूडेंट्स। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे distinguish between domestic marketing and export marketing, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।